तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है जिसके हम सारे जो हैं 2 अंक वाले क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे और उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित किया है? किन्हीं 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है? तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसका जो बेस क्वेश्चन है वो तो ये बनता है कि भाई वैश्वीकरण के प्रभाव क्या रहे हैं? तो वैश्वीकरण के 3 प्रभाव रहे हैं, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए? तो इसमें हमें ये लिखना चाहिए कि भाई हमारे पास विकल्पों की जो है वृद्धि हुई है, यानी कि हम हमारे पास विकल्प ऑप्शंस बढ़ गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि तकनीक तक पहुँच हमारी आसान हो गई है। और क्या हुआ है कि भाई विदेशों में काम करने के जो अवसर हैं, वैश्वीकरण के कारण बढ़ गए हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो है वैश्वीकरण को जो है वैश्वीकरण ने किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित किया है, उसका आंसर है। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो वो है कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 2 कारण उजागर कीजिए। तो ये हम पिछले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर थोड़ा-सा पीछे करके या पिछले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के ऐसे किन्हीं 4 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए जिनका शासन 1 वर्ष से कम रहा। ठीक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि ये चीज़ पूछी नहीं गई है पहले जो है और इसका नाम याद रख पाना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से 4 प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम पहले अगर हम बात करें जिनका टेन्योर सबसे कम समय का रहा है, तो वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका एक कार्यकाल सिर्फ़ 13 दिन का रहा है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम और 3 की बात करें तो चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा एचटी देवगौड़ा और चंद्रशेखर ये जो हैं 4 प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से कम रहा है। ठीक है? आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा युद्ध के खतरे से निपटने के लिए किसी भी सरकार के पास कौन से बुनियादी विकल्प होते हैं? वर्णन कीजिए। तो युद्ध का खतरा कौन से खतरे के अंदर आता है? पारंपरिक या गैर पारंपरिक? तो पारंपरिक खतरे की अवधारणा के अंदर आता है। ठीक है? पारंपरिक सुरक्षा के अंदर आता है। ठीक है? तो इससे निपटने के लिए किसी भी देश के पास क्या विकल्प होते हैं? बुनियादी विकल्प होते हैं। तो किसी भी देश के पास जब युद्ध का खतरा आ जाए, तो 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या होता है कि भाई आप आत्मसमर्पण कर दो। ठीक है? आत्मसमर्पण कर दो और जो है फिर दूसरा देश आपको बताएगा कि भाई क्या करना है आपको, ठीक है? जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक स्थिति होती है आत्मसमर्पण करना। दूसरा क्या है कि भाई डिटरेंस करना, अवरोध करना। अवरोध का क्या मतलब कि भाई अपने आप को इतना ताकतवर दिखाना कि सामने वाला जो देश है या जो आक्रमण करने वाला जो देश है, वो पहले ही डर जाए कि भाई इसके ऊपर अगर आक्रमण किया तो हमें भी बराबर की क्षति पहुँचेगी, ठीक है? इसके अलावा रक्षा कि भाई आप अपनी रक्षा कीजिए, ठीक है? उसको जो है आप बेहतर कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, ठीक है? अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाइए। तो ये जो है तरीके हैं किस चीज़ के या आपके पास विकल्प हैं, युद्ध के खतरे से निपटने के लिए किसी देश की सरकार के पास जो है युद्ध के खतरे से निपटने के लिए ये 3 बुनियादी विकल्प होते हैं। आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन है हमारा भारत और पाकिस्तान के संबंध स्थानीय संघर्षों की कहानी प्रतीत होते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के कोई 2 उपाय सुझाइए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, ठीक है, तो हम जो है पारंपरिक तौर से दुश्मन रहे हैं, ठीक है? और आज तक भी हैं। तो किसी भी देश के साथ दुश्मनी का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है विश्वास का ना होना। तो अगर हमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करना है, तो इसका पहला उपाय ही ये होगा कि हम क्या करें, विश्वास बहाली करें। दोनों ही देशों का ज़रूरी है कि विश्वास बहाली की जाए, ठीक है?
इसके ज़रिए दूसरी क्या हो सकती है? दूसरा ये हो सकता है कि भाई जो है आपसी जो है संपर्क को बढ़ाएँ, व्यापार को बढ़ाएँ, ठीक है? ताकि जो है हमारे जो संबंध है वो सुधरें। तो ये जो है उपाय हैं, एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के स्थानीय संबंधों की जो है जो एक प्रकार से कटु संबंध रहे हैं या दुश्मन वाले जो संबंध रहे हैं उसको कम करने के, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दे बताइए, सहयोग के मुद्दे बताइए। ठीक है? तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। विवाद के मुद्दे कई बार ये आया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ तो विवाद कई सारे क्षेत्रों में है। जैसे कि अगर हम देखें तो विवाद का जो मुद्दा है, उसमें पहला है जो है कई सारे युद्ध, ठीक है? तो हमने कई सारे युद्ध लड़े हैं भारत-पाकिस्तान ने। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें सिंधु नदी का विवाद, जिसको जो है काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया था और काफ़ी लंबे समय तक शांति वाली स्थिति थी। लेकिन हाल में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसमें थोड़ी समस्या जो है उत्पन्न हुई, ठीक है? इसके अलावा कश्मीर विवाद सब जानते हैं, ठीक है? तो ये कुछ विवाद के मुद्दे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ हमारे हैं। ये अलग से पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के या कटु संबंधों के बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की पराजय से किन्हीं 2 परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अब भाई इसके लिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि वैसे तो ये बताया जा चुका है आपको, एमसीक्यू में भी ये कुछ पूछा गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन था। तो पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि भाई कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार था कौन 1969 में? तो वो कौन थे? एन संजीवन रेड्डी, ठीक है? तो एन संजीवन रेड्डी के अपोज़िशन में या उनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे, वो कौन थे? वो थे वीवी गिरी, ठीक है? जिनको जो है एक तरीके से अनाधिकृत रूप से इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, ठीक है? अब हुआ क्या कि 1969 के चुनाव में जो संजीवन रेड्डी है वो चुनाव हार जाते हैं और वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। अब इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ जो कि बड़े-बड़े लीडरों का ग्रुप था। तो अलग से इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट किसे कहते हैं? ठीक है? जिसने बाद में कांग्रेस ओ बनाई, ठीक है? दूसरा कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विज़निस्ट, ठीक है? तो जो कि इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो। तो पहला तो यही हुआ। क्या परिणाम हुआ? पहला परिणाम कि कांग्रेस 2 भागों में बँट गई। दूसरा परिणाम क्या हुआ? दूसरा परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी का जो दबदबा था, वो क्या हुआ? वो भी बढ़ा, ठीक है? क्योंकि अब तक जो है पूरी तरीके से ये देख माना जाता था कि कांग्रेस को जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो बड़े-बड़े नेता हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही विजयी प्राप्त होता है, वो कैंडिडेट जिसको कि पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने इवन ये तक बोला था सारे जो है मिनिस्टर्स से कि जो है अपने पार्टी के सदस्यों से कि आप जब वोटिंग कीजिएगा राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारों को, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, ठीक है? तो यहाँ से इंदिरा गांधी का दबदबा भी बढ़ा। तो ये कुछ जो है कारण निकल के आते हैं सॉरी परिणाम निकल के आते हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, ठीक है? तो इसके इनसाइड पे वही क्वेश्चन बनता है कि भाई सिंडिकेट क्या था? या जो है कांग्रेस किन 2 भागों में बँट गई, तो उसको हम इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है? बाकी सब में हम जो-जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो हमारे ये 2 अंक वाले क्वेश्चन्स जो हैं खत्म होते हैं। आगे हम बात करेंगे 4 अंक वाले क्वेश्चन्स की।